टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिस्ट्री का एक और प्रैक्टिस सेट जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है और ये हिस्ट्री का हमारा ये तीसरा वीडियो होगा, यानी कि तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो हो चुका है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का। मतलब इसमें तीनों का 2-2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये हमारा हिस्ट्री का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 का भी बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और वो भी इस तैयारी में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि उसमें भी जो प्रश्नों का एक सेट था, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें प्रश्न दिए गए थे। रुक्मणी पब्लिकेशन से ही वो प्रैक्टिस सेट हमने कराया था। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई थी, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये बताना है कि यह क्रांति किस वर्ष की है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें 1815 में जब नेपोलियन का पतन हुआ था, उसके बाद से फ्रांस में एक और क्रांति हुई थी और उसे जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन ये क्रांति कब हुई थी ये बताना है। इसका सही जवाब है कि ये क्रांति 1830 में हुई थी, यानी कि जुलाई क्रांति जो हुई थी वो 1830 में हुई थी। और उसी के बाद से जो है कि इस क्रांति के बाद से एक संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण का जो मार्ग तैयार हुआ था। जुलाई क्रांति के जो सूत्रपात थे, यानी कि फ्रांस के तत्कालीन जो उस समय का शासक थे, यानी कि चार्ल्स दशम जो थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि चार्ल्स दशम के स्वेच्छाचारी नीति के कारण ये क्रांति हुई थी। चार्ल्स दशम और उनकी स्वेच्छाचारी नीति के कारण जुलाई क्रांति हुई थी 1830 में। और इस तरीके से इसका सही जवाब है 1830 इसमें सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वियना कांग्रेस निम्न में से किस वर्ष हुआ था। ये अगला प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 में हुआ था। और 1815 में नेपोलियन के पराजय के बाद से वियना सम्मेलन में जो है कि 4 जो बड़े देश थे, जिसमें ऑस्ट्रिया था, प्रसा, ब्रिटेन और रूस, इन सभी ने 20 नवंबर 1815 को एक समझौते के द्वारा चतुर राष्ट्र मैत्री की स्थापना की थी, जिसे वियना कांग्रेस भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब 1815 होगा, यानी कि वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। और इस कांग्रेस यानी कि जो वियना कांग्रेस सम्मेलन था, इसका उद्देश्य क्या था कि फ्रांस के साथ की गई संधियों का पालन होता रहे और यूरोप में राजनीतिक स्थिरता कायम रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1848 में यूरोप में क्रांतियों का वर्ष 1848 को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी। क्योंकि 1848 में के जो वर्ष को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है, यानी कि उसमें बहुत सारी क्रांति हुई थी। उसमें ये जो विभिन्न क्रांति हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी इटली से हुई थी। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 12 जनवरी 1847 को एक इटावली नगर जो है पालमेरो की जनता ने अपने शासक जो है कि फर्डिनेंड द्वितीय के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और उस समय पालमेरो के विद्रोह को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन 1848 ईस्वी के प्रथम 4 माह में ही यूरोप में लगभग 50 से ज़्यादा विद्रोह हुए थे और इसलिए 1848 को यानी क्रांतियों का वर्ष कहते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है कि छपाई मशीन के आविष्कारक जो है गुटेनबर्ग, वो किस देश के थे। काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये। छपाई मशीन के जो आविष्कारक थे गुटेनबर्ग, वो जर्मनी के थे। और गुटेनबर्ग जो हैं उनका पूरा जो नाम था, यानी कि जे.एल.जे गुटेनबर्ग था और एक जर्मन आविष्कारक यानी कि शिल्पकार थे वो। और गुटेनबर्ग के आविष्कार ने यूरोप में पुनर्जागरण में सुधार किया और प्रजातांत्रिक और मानवतावादी आंदोलनों में उन्होंने गति प्रदान किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत निम्न में से किस संधि से हुआ था। जो क्रीमिया युद्ध चल रहा था यूरोप में, तो उसमें वो कौन सी ऐसी संधि हुई थी जिसके बाद से इस युद्ध का समापन हो गया था। और इसका सही जवाब है कि इसमें जो पेरिस की संधि हुई थी, यानी कि 1856 में पेरिस की संधि हुई थी और पेरिस की संधि के परिणाम स्वरूप क्रीमिया युद्ध का अंत हो गया था। पेरिस की संधि हुई थी 1856 में और इसके द्वारा पूर्वी समस्या से संबंधित सभी राज्यों ने एक सामूहिक रूप से टर्की साम्राज्य की जो प्रादेशिक अखंडता है उसको बनाए रखने का वादा भी किया था। और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है। 1856 में पेरिस की संधि हुई थी और इसके बाद से क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम अफीम युद्ध कब शुरू हुआ था। ये अगला प्रश्न है। अफीम युद्ध की शुरुआत हुई थी 1839 में और ये युद्ध जो हुआ था, यानी कि प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1839 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 19वीं सदी के आरंभिक चरण में यूनानियों ने निम्न में से किसके विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का झंडा उठाया था। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि
19वीं शताब्दी के जो शुरुआती वर्षों में यूनानियों ने ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का झंडा उठाया था। 1821 से लेकर के 1829 ईस्वी तक जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके विरुद्ध यूनानी संघर्ष को आम रूप से यूनानी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय अफीम युद्ध की अवधि क्या थी? अभी पहली जो अफीम अवधि बताया था कि अफीम युद्ध जो हुआ था 1839 में हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध किस वर्ष में हुआ था ये बताना है। और इसका सही जवाब क्या हो सकता है? 1856 से 1860 के बीच में ये दूसरा अफीम युद्ध हुआ था। और उसमें ये बता सकते हैं कि इसकी जो समाप्ति हुई थी, यानी कि दूसरा जो अफीम युद्ध था उसका तत्कालिक कारण ये था कि उसमें द्वितीय जो अफीम युद्ध है उसका तत्कालिक कारण था फ्रांस का एक पादरी था, यानी कि फ्रांस के पादरी का चीन के द्वारा गिरफ्तार किया जाना और उसे मृत्युदंड देना था। और इस बात का बहाना बना करके फ्रांस और ब्रिटेन ने सम्मिलित रूप से चीन पर आक्रमण किया था 1856 ईस्वी में। और इस तरीके से उसे दूसरा अफीम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्रकूट ने बुल्गारिया के साथ निम्न में से कौन सी संधि किया था? ये सभी जो है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र जो थे, यानी कि राष्ट्रकूट ने बुल्गारिया के साथ जो है कि न्यूली की संधि को यानी कि किया था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन हुआ था 1919 में। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि न्यूली संधि के द्वारा क्या हुआ था कि मित्र राष्ट्र गुट ने बुल्गारिया को उन प्रदेशों को लौटाने के लिए बाध्य किया था जिसे बुल्गारिया ने युद्ध काल में जीता था। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने त्रियानो की संधि किस देश के साथ किया था? ये दोनों ही जो है कि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार से ये संबंधित प्रश्न है कि अभी उसने न्यूली की संधि पढ़ा और उसमें दिया है कि त्रियानो की संधि किस देश के साथ हुई थी, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि हंगरी के साथ त्रियानो की संधि हुई थी 4 जून 1920 को फ्रांस के त्रियानो में, यानी कि त्रियानो एक जगह है। तो वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के विजयी राष्ट्रकूट ने हंगरी के साथ एक संधि किया था जिसे त्रियानो की संधि कहते हैं। और 1920 के इसे 1920 के नाम, यानी कि त्रियानो की संधि 1920 के द्वारा इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रकूट ने टर्की के साथ सेब्र की संधि कब किया था? ये सभी जो है कि प्रश्न एक ही जो है कि टॉपिक से जुड़े हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें विजयी जो मित्र राष्ट्र थे, यानी कि अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरह की संधि किया था। टर्की के साथ जो है कि सेब्र की संधि हुई थी और ये अगस्त 1920 में हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए में ही है, यानी कि अगस्त 1920 में ये संधि हुई थी। और इसी सेब्र की संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया था, यानी कि सेब्र की संधि ने ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया था जो अगस्त 1920 में हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्र संघ, यानी कि जो लीग ऑफ नेशंस था उसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना भी 1920 में हुई थी, आप देख सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसे राष्ट्र संघ कहते हैं। और 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, तो उनका जो कार्यकाल था, यानी कि उसी राष्ट्र संघ की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तत्कालीन वुडरो विल्सन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति थी? मार्च में क्रांति हुई थी 1917 में, वो किस देश में हुई थी? तो ये जानते हैं कि रूस की क्रांति है 1917 में, जो बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सरकार के फैसले और भूमिका से तथा देश में जो एक कह सकते हैं कि इस युद्ध के प्रभाव से रूस की अधिकांश जनता असंतुष्ट थी। और इस वजह से उसमें क्या हुआ कि 1917 में क्रांति का स्वरूप देखने को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, हालांकि इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन ए होगा। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि स्वेज नहर किस वर्ष बनकर के तैयार हुआ था? स्वेज नहर 1869 में बनकर के तैयार हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण जो कार्य हुआ था वो 1859 में ही शुरू हुआ था स्वेज नहर का, लेकिन उसका जो बनकर के तैयार कब हुआ था? तो 1869 में ये स्वेज नहर बनकर के तैयार हुआ था। और इस कार्य को, यानी कि निर्माण कार्य में 10 वर्षों का पूरा समय लगा था। औपचारिक रूप से स्वेज नहर को 17 नवंबर 1869 में शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि ईसाइयों के ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? ईसाइयों का जो ईस्टर त्यौहार होता है उसके संबंध में कौन सी बातें जो हैं कि सही हैं, इसमें ऑप्शन भी देखना है। तो इसमें देखिएगा कि ईसाइयों का जो ईस्टर त्यौहार है उसमें से महत्वपूर्ण ये है कि जो यीशु मसीह थे, यीशु मसीह के मृत से मृत्युत्थान, यानी कि फिर से जीने का एक प्रतीक है।
और ऐसा माना जाता है कि यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था जब, तो उसके तीसरे दिन वो फिर से पुनर्जीवित हो गए थे, यानी कि फिर से वो जिंदा हो गए थे। इसमें ऑप्शन सी सही है कि यह यीशु मसीह के मृत से मृत्युत्थान, यानी कि मरने से फिर उनके जीने तक के, यानी कि वो प्रतीक है। और इसमें अगला प्रश्न है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो गोवा में स्थित है, और यूनेस्को ने इसके अपने विश्व धरोहर के सूची में भी शामिल किया है। तो बिम जीसस का अर्थ होता है यानी कि अच्छा, और इस तरीके से यह जो है कि यह जीसस पुर्तगाल के द्वारा 1594 से लेकर के और 1605 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। सही जवाब इसका गोवा में है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था, यानी कि जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय कौन जो है कि वायसराय था उस समय। और इसका सही जवाब है, आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, और उपयुक्त में से एक सटीक इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसका सही जवाब है कि इसमें से जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था लॉर्ड डॉफरिन के समय में हुआ था, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पहला जब अधिवेशन हुआ था तो लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में हुआ था, और वायसराय लॉर्ड डॉफरिन का भारत में जो कार्यकाल रहा था 1884 से लेकर के और 1888 तक रहा था। और आप जानते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। तो इस तरीके से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उस समय लॉर्ड डॉफरिन जो है कि ये भारत के वायसराय थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन ई इसका लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। मुगल साम्राज्य से इसमें से कौन संबंधित नहीं है। इसमें देख सकते हैं आप कि कामरान मिर्जा, शेर शाह सूरी, शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय भी मुगल सम्राट थे, यानी कि शेर शाह सूरी जो है कि ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि शेर शाह सूरी का जो संबंध था वो मुगल साम्राज्य से नहीं था। शेर शाह सूरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक था, और जिसका मकबरा जो है कि वो सासाराम में स्थित है। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद का नाम पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे जो प्राचीन वेद है, यानी कि जो सबसे पहला वेद है वो ऋग वेद है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से ऋग वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग वेद विश्व की सबसे एक तरह से कहा है कि प्राचीनतम धार्मिक पुस्तकों में से एक है। तो इसमें ऋग्वेद सही जवाब होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरे बौद्ध धर्म सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी। तीसरा जो बौद्ध सभा, यानी कि तीसरी जो बौद्ध संगति समझ सकते हैं कि तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, और इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था, आप ये भी जान सकते हैं कि तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी यानी कि पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, और ये हुआ था 255 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 255 BC में हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व में 255 ईसा पूर्व इसका सही जवाब होगा। इस तरीके से सभी जो है कि चार जो बौद्ध संगति हुई थी, चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। दूसरी जो ये 483 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था, और इस समय जो है कि अजातशत्रु का शासनकाल था। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो वैशाली में हुई थी, यानी कि वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, वो हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, और इस समय काला शोक के शासनकाल में हुआ था। इस समय काला शोक जो है कुछ समय शासनकाल में थे। नेक्स्ट जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि अभी प्रश्न में पूछा गया है, और इस समय अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, जो अंतिम बौद्ध संगति मानी जाती है, वो हुई थी कुंडलबन कश्मीर में, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यानी कि जो चौथी बौद्ध संगति है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी, तो कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, और ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इस समय उसका अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो इसके बाद के प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बौद्ध संगति से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, तो वहाँ से बड़ी संख्या में नर्तकियों की मूर्ति मिली है, और इस बात से ये पता लगाया गया है कि वहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं की प्रधानता उस सभ्यता में थी। तो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो किस धातु से बनी है। तो उस समय जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता उसको कहते हैं, क्योंकि उस समय के लोग जो है कि कांसे का व्यवहार बहुत ज़्यादा करते थे। उस समय के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कांसा का प्रयोग होता था। तो
ये मूर्ति भी कांसा से ही बनी थी। और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। आप जानते हैं कि सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। और जो मूर्ति मिली थी उसकी जो ऊंचाई है यानी कि वो 10.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 10.5 ये जो है कि सेंटीमीटर उस मूर्ति थी जो कांसा से बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी में ऐसे बहुत से जानवरों को वहाँ के मोहरों पर और वहाँ के पत्थरों पर या जो मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें से ये भी जानने वाली बात है कि उसमें से बहुत से ऐसे जानवर हैं जो नहीं भी थे। जैसे इसमें कुबलदार बैल का वहाँ पर बहुत महत्व था, और ये मानते थे कि वो वहाँ से इसी से इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ के लोग जो हैं कि पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुबलदार बैल की पूजा के प्रमाण मिले हैं और उसे भगवान शिव का सवारी माना जाता था। और इस बात का ये अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ के लोग पशुपति यानी कि शिव की पूजा भी करते थे। तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक जो अंकन मिला है, एक सींग वाले बैल का उस चित्रण ज़्यादा मिला हुआ है। और सिंधु घाटी के लोग जो हैं कि मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि वहाँ के लोग को जो है कि यानी कि प्रजनन शक्ति में उनका विश्वास था। तो इस तरीके से इसमें और भी जो है कि इसमें जानवरों का इसमें मिला हुआ है, जैसे कि गैंडा को दिखाया गया है, एक जो है कि योगी के आसपास बहुत सारी जानवरों को दिखाया गया है। तो हालांकि इसमें सही जवाब है कि कुबलदार बैल की पूजा उसमें होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किराता अर्जुनीय किसने लिखा था। ये एक किताब का नाम है और ये किसने लिखा है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें ये लेखक जो हैं कि इसके भारवी थे। और इसको बता दें कि ये किराता अर्जुनिया जो एक पुस्तक जो है इसका नाम है, ये भारवी ने लिखा है और ये गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि इसके लेखक हैं भारवी। तो भारवी जो हैं कि इसके लेखक हैं और ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित हैं। भारवी पल्लव वंश के, यानी कि ये पल्लव वंश के राजा विष्णु के दरबार में रहते थे ये। और भारवी के द्वारा ये जो रचना की गई थी किराता अर्जुनीय, ये महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। हालांकि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से इसमें ये जो है कि इसका ऑप्शन ई होगा। हालांकि इसमें देखिए एक सुधार कर लीजिए ज़रा सा कि हमने बता दिया कि इसमें ये गुप्त वंश नहीं बल्कि पल्लव वंश से थे। और ये पल्लव वंश के जो राजा विष्णु थे उनके दरबार में रहते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई में होगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा यानी कि जो जनजातीय समूह से संबंधित हैं, तो ये जो है कि इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था, यानी कि ये किस क्षेत्र में कार्य किए थे। बिरसा मुंडा जो है कि भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। और उनकी जो एक ख्याति है वह धार्मिक नेता के तौर पे भी थी और एक जो है कि एक लोक नायक भी थे। और ये मुंडा राजनीति से संबंधित हैं। और इनका जो एक तरह से कहें कि जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था, यानी कि झारखंड जो इसकी राजधानी रांची है वहाँ पर उनका कार्य क्षेत्र था। अभी इनकी 150वीं जयंती भी मनाई गई है। तो इनका जो जन्म हुआ था यानी कि 15 नवंबर और 1875 को झारखंड मतलब जो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे देखिए झारखंड राज्य का जो स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 को। तो ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन ही है, यानी कि 15 नवंबर 1875 को जो उनका जन्म हुआ था। और इसलिए झारखंड जो राज्य की स्थापना हुई थी वो 15 नवंबर को हुई थी 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि इसका अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अलग अलग शहरों में या अलग अलग राज्यों में हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने उस क्रांति का नेतृत्व किया था। इसमें बिहार की तरफ से थे, ये सब लोग जानते हैं कि जो बिहार में आरा एक ज़िला है वहाँ के जगदीशपुर थे, जगदीशपुर जो गांव था वहाँ के बाबू कुंवर सिंह जो है उन्होंने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन इसका ई सही होगा। हालांकि इसका सही जवाब होगा कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तात्या टोपे थे इन्होंने कानपुर में किया था ये जो है कि, और ये नाना साहब और तात्या टोपे ये कानपुर में थे। और इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न देख सकते हैं कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ये अगला प्रश्न है। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र का जो वर्णन जो किया गया है उस समय जो मौर्य साम्राज्य की वो राजधानी थी। और मौर्य साम्राज्य के समय में जो इंडिका नाम की एक पुस्तक है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। और मेगास्थनीज जो है कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज ने जो इंडिका अपनी पुस्तक लिखी उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है और उसमें मौर्य साम्राज्य की बहुत सारी जानकारी भी मिलती हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब इंडिका है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई ये किताब है, यानी कि उसका एक कह सकते हैं कि उसका एक यात्रा विवरण था जो कि मेगास्थनीज यहाँ पर पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बहुत दिनों तक रहा और उसने अपने आँखों से जो देखा
पाटलिपुत्रा के प्रशासन या उसके जो है जो सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था थी उसके विषय में उसने लिखा है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि पुणे समझौते का उद्देश्य क्या था? ये भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी कि आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। पुणे समझौते का उद्देश्य था यानी कि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। पुणे समझौते के तहत भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का परित्याग कर दिया था और उन्हें विधान मंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने की बात कही थी। 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पुणे समझौता हुआ था, जिसे हम पुणे पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी को पुणे पैक्ट भी कहते हैं। तो ये 1932 में हुआ था और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, यानी कि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व ये पुणे समझौते का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण है? 4 जुलाई 1776 अमेरिकी इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये जो है दिन है वो अमेरिकी की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस समय बहुत सारे ऐसे यंत्रों का आविष्कार हुआ था जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को कह सकते हैं कि और भी गति प्रदान किया। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था और उसको उसका जो आविष्कारक थे यानी कि जेम्स हारग्रीव्स थे और स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम को मिलाकर के स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया गया था जिसको सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। तो हालांकि ऑप्शन सी इसमें सही है। 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि 1831 में जो इसमें यंग इटली मूवमेंट चलाया गया था जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना। तो इसमें यंग इटली मूवमेंट ये मेजनी के द्वारा शुरू किया गया था जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब मेजनी होगा, हालांकि ऑप्शन में नहीं है। हालांकि इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ई होगा इस ऑप्शन के अनुसार, लेकिन इसका सही जवाब मेजनी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन इसमें ई सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थी? शोर कमेटी, पहले ये जान लीजिए कि शोर कमेटी क्या था। इसके स्थापना से कौन इसके स्थापना के सदस्य थे? तो इसमें हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे और सोहन लाल पाठक थे। शोर कमेटी का गठन किया गया था कनाडा में, यानी कि जो कामागाटामारू जहाज से संबंधित यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए ये इस कमेटी का गठन हुआ था। इसमें से भगवान सिंह जो इसमें नाम है वो इस कमेटी में नहीं थे। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? महात्मा गांधी ने जो ये चौरी चौरा कांड हुआ था जिसको हिमालय से भी बड़ी भूल मानते थे, हिमालयी भूल उसको कहे थे। आप जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट एक चौरी चौरा जो हत्याकांड हुई थी, यानी कि क्रांतिकारियों ने एक थाने में आग लगा दिया था जिसमें कम से कम 22 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इससे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला हुआ है? ये अगला प्रश्न है और आप इसमें देख सकते हैं इसका सही जवाब है कालीबंगा। कालीबंगा एक ऐसा हड़प्पा स्थल था जहाँ से लकड़ी को कुरेद करके नाली बनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगन हड़प्पा यानी कि स्थल था जो राजस्थान में है और वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। और कालीबंगन का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है कि किस चोल शासक ने सबसे पहले संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजिट किया था? संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को ही जीत लिया था। तो इसका नाम क्या था? तो सही जवाब इसका है राज प्रथम। ये चोल शासक थे और सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को ही जीता था। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? गदर जो पार्टी थी इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 को और ये अमेरिका में एक जो जगह है जो अमेरिका में कैलिफोर्निया है और उसके सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। सही जवाब ऑप्शन बी में है। किस तिथि से को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी और संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, यानी कि उपस्थित हुए थे। और ये बैठक हुई थी कहाँ? तो दिल्ली में ये बैठक हुई थी। 211 लोग इसमें आए थे 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद से जो है कि
11 दिसंबर को उसकी दूसरी बैठक हुई थी और इसी बैठक में आपको बता दें कि संविधान सभा में कि जो है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। और महात्मा गांधी और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन बी था, यानी कि 9 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ की गई थी? भूमिगत रेल सेवा किस वर्ष उसमें शुरू किया गया था लंदन में? सही जवाब इसका होगा 1863, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में के संदर्भ में इंडियन स्टैच्यूरी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? इंडियन स्टैच्यूरी जो है कि स्टैच्यूरी था उसको किस नाम से जानते थे, ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि साइमन कमीशन के नाम से उसको जाना गया था। और आप जानते हैं कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, यानी कि उसका गठन जो हुआ था 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और इसमें कुल 7 जो है कि सदस्य थे और भारतीयों ने इसे काला कमीशन भी कहा। और उसको इसके भारत में इसका साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि उसमें जितने जो सदस्य थे यानी कि 7 सदस्य थे और उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ये काफ़ी चर्चित टॉपिक है, आप इसको जरूर पढ़े होंगे। तो इसका इसका सही जवाब होगा यानी कि साइमन कमीशन इसका सही जवाब होगा, जिसको इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। अर्थात इसका सही जवाब था साइमन कमीशन। इसमें 7 सदस्य थे और भारतीयों ने इसका विरोध किया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था मुंबई में। नेक्स्ट है कि फाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? फाई सोशलिज्म ये पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण क्योंकि जानते हैं कि समाजवाद के वो पक्षधर थे और उन्होंने इस किताब को लिखा था कि समाजवाद ही क्यों ज़रूरी है, मतलब हमारे समाज के लिए, भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए। तो उन्होंने इस पर अपनी किताब लिखी थी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि, और इसका आखिरी प्रश्न है आज के लिए, देखिएगा कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 की जो सालबाई संधि हुई थी किसके आग्रह पर की गई थी? अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। तो सालबाई की जो संधि हुई थी 1782 में हुई थी और वो ये पेशवा माधवराव के कार्यवाहक जो है कि जो महाजित थे यानी कि सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में ये प्रथम जो है कि ये संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करते हुए ये संधि की गई थी। और इसमें सही जवाब है कि ये सिंधिया यानी कि सिंधिया के आग्रह पर हुई थी। तो इस तरीके से यानी कि महादजी सिंधिया नाम था उनका और इनके जो है कि आग्रह पर ये संधि हुई थी 1782 में। तो इस तरीके से आपने देखा कि हिस्ट्री का ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट था बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। इसके बाद और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके भी वीडियो आते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। और आप जानते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 4 है मई में उसमें जो खबर आ रही है कि मई से उसका भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो ये सब आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।